मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों, बीकानेर संभाग पढ़ रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले को पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का अन्न भंडार, यांत्रिक कृषि का केंद्र अर्थात गंगानगर जिला। गंगानगर, जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जिसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, जिसे रामनगर, योधे जनपद आदि के नाम से जाना जाता है। और इन सब विशेषताओं को आज हम इतिहास के पन्नों से, भूगोल के पन्नों से और कला संस्कृति के पन्नों से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तैयार हो जाइए गंगानगर जिले को पढ़ने के लिए। दोस्तों, करते हैं शुरू। राजस्थान का अन्न भंडार, जिला गंगानगर। ठीक दोस्तों, राजस्थान का अन्न भंडार और दोस्तों इसका नाम है गंगानगर। ठीक, अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था। बात आती है कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस गंगानगर का जो प्राचीन नाम था ना, वो था रामनगर। दोस्तों, जो गंगानगर है, इस गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, रामनगर। पहली बात दोस्तों, प्राचीन काल में जो गंगानगर है, ये आता था योधे जनपद में। प्राचीन काल में जो गंगानगर है, ये आता था योधे जनपद में। एकदम क्लियर। तो इसके दो नाम हो गए, एक तो होगा योधे जनपद और एक हो गया रामनगर। प्राचीन काल में जो गंगानगर है, इस गंगानगर को कहा जाता था रामनगर। और दोस्तों, प्राचीन काल में जो गंगानगर का क्षेत्र है, वो आता था योधे जनपद में। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए बाहर, दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत के इतिहास में, दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बात फिर बता देता हूँ। दोस्तों, पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास में जनपद और महाजनपद कब रहे थे। एकदम क्लियर। तो दोस्तों पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास में जन काल किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय तो कहलाता है जन काल। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि भारत में जनपद काल कब से कब तक माना जाता है। पूछा जाए कि भारत में जनपद काल कब से कब तक माना जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय, ये कहलाता है जनपद काल। ठीक। और दोस्तों आगे जाकर जनपदों का स्थान लिया था महाजनपदों ने। आगे जाकर जनपदों का स्थान लिया था महाजनपदों ने। और पूछा जाए कि महाजनपद काल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का समय, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है, महाजनपद काल। और दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको पुराने वीडियो में कि महाजनपद काल में तब आपके कुल कितने महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद। और पूछ लिया जाए कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। पूछ लिया जाए कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप क्या बताओगे कि इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है अंगुत्तर निकाय में। किस में किया गया है, अंगुत्तर निकाय में। ठीक। और मैंने पहले भी बताया था कि जो अंगुत्तर निकाय है ना, ये किसका भाग है, सुत्त पिटक का। जो अंगुत्तर निकाय है, ये किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। ठीक। और पूछा जाए कि सुत्त पिटक की रचना किसने की थी। पूछा जाए कि सुत्त पिटक की रचना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, आनंद ने की थी। दोस्तों किसने की थी, आनंद ने। और पूछा जाए कि आनंद कौन है, तो आप क्या बताओगे कि आनंद है महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। एकदम क्लियर दोस्तों है ना, आनंद कौन है, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। समझ जाओगे क्या दोस्तों, आनंद कौन है, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। और महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य था दोस्तों उपाली। दोस्तों ये भी याद रखना, महात्मा बुद्ध के साथ आपके समझना दोस्तों, ये बता देता हूँ दोस्तों,
आपसे मेरा विशेष स्नेह है, इसलिए मैं हर बात को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वर्ष 2020 की किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर अपने कदमों के नीचे अपने मंजिल को देखें, इसलिए दोस्तों मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे। एक तो था प्रिय शिष्य, एक तो कौन था, प्रिय शिष्य, एकदम क्लियर। और दोस्तों एक था प्रमुख शिष्य। तो प्रिय शिष्य का नाम आए तो क्या बताओगे आप, आनंद। प्रिय शिष्य का नाम तो क्या बताओगे, आनंद। और पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था, पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य कौन था, तो आप क्या बताओगे कि महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य था उपाली। कौन था भैया, उपाली, एकदम क्लियर। एक बार फिर समझना अच्छी तरह, गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर। रामनगर किस में आता था, योधे जनपद में। अच्छा, जनकाल किसे कहा जाता है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। जनपद काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। महाजनपद काल 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व। महाजनपद काल में कितने महाजनपद हुए, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद। और आनंद के, अच्छा आनंद किसके शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, महात्मा बुद्ध का प्रमुख शिष्य उपाली। अच्छा दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, 5 भाग। जो सुत्त पिटक है इसके कितने भाग हैं, 5 भाग, बता रखा है ना मैंने, ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा साहब आपके 5 भाग कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, एक भाग का नाम तो है संयुक्त निकाय, मैंने पहले बता रखा है लेकिन फिर बता देता हूँ भैया। एक का नाम तो है संयुक्त निकाय, एक का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है भैया, अंगुत्तर निकाय, ठीक। दोस्तों एक का नाम है मध्यम निकाय, क्लियर दोस्तों, एक का नाम क्या होगा, मध्यम निकाय, ठीक। और दोस्तों एक का नाम होगा दीर्घ निकाय, ठीक। दोस्तों एक का नाम क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, एक का नाम होगा दीर्घ निकाय। हो गए क्या 4। और दोस्तों जो 5वां है उसका नाम है खुद्दक निकाय। जो 5वां है उसका नाम क्या है, खुद्दक निकाय। ध्यान रखना अच्छी तरह, समझ जाओगे। एक बार फिर समझते हैं, आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए, आपके अंदर जोश जुनून जज्बा कूट कूट कर भरा होना चाहिए अगर मंजिल को अपने कदमों के नीचे देखना चाहते हो तो। गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर, रामनगर का प्राचीन नाम योधे जनपद। भारत में जनपद काल 1500 से 1000, जनपद काल, अच्छा एक जनकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जनपद काल 1000 से 600, महाजनपद काल 600 से 300। महाजनपद कितने हुए, 16। वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद। आनंद किसके शिष्य हैं, महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, प्रमुख शिष्य उपाली। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, 5। कौन कौन से, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। और साहब आपके दोस्तों एक है दोस्तों आपके खुद्दक निकाय। निकाय का मतलब होता है अंग, निकाय का मतलब क्या होता है, अंग या भाग। एकदम क्लियर यहाँ तक, चलूँ आगे। फिर दोस्तों बात आती है कि जो गंगानगर है ना दोस्तों, जो गंगानगर है, ये गंगानगर प्राचीन काल में किस रियासत के अधीन था। पूछा जाएगा कि जो गंगानगर है ये प्राचीन काल में किस रियासत के अधीन था, ठीक। तो आप क्या बताओगे कि जो गंगानगर है ना ये प्राचीन काल में आता था बीकानेर रियासत में। जो गंगानगर है ये प्राचीन काल में किस में आता था, बीकानेर रियासत में। एकदम क्लियर। और पूछ लिया जाए कि जो बीकानेर रियासत है, इस बीकानेर रियासत के संस्थापक कौन हैं। पूछ लिया जाए कि इस बीकानेर रियासत के संस्थापक कौन है, राव बीका। कौन है, राव बीका, ठीक। और पूछ लिया जाए कि राव बीका के पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे, राव जोधा। राव बीका के पिता का नाम क्या था, राव जोधा। और ये वही राव जोधा हैं जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। गंगानगर प्राचीन काल में किस रियासत में आता था, बीकानेर रियासत में। एकदम क्लियर। और बीकानेर रियासत का संस्थापक राव बीका। राव बीका के पिता का नाम राव जोधा।
समझ जाओगे दोस्तों। राव बीका के पिता का नाम क्या था? राव जोधा। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है कि जो गंगानगर है, दोस्तों बात आती है कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर को जिला कब बनाया गया? पूछा जाएगा कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर को जिला कब बनाया गया? पूछ लिया जाए कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर को जिला कब बनाया गया? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि गंगानगर जिला बनाया गया था 30 मार्च 1949 को। जो गंगानगर है ये जिला बनाया गया था 30 मार्च 1949 को। समझ जाओगे अच्छी तरह, गंगानगर को जिला कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि 30 मार्च 1949 को क्या था? तो आप क्या बताओगे कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था। 30 मार्च 1949 को क्या था? राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। और दोस्तों इस दिन साहब आपके दोस्तों इस दिन कुल कितनी रियासतों का एकीकरण कर चुके थे? 14 रियासतों का। एकदम क्लियर। इस दिन कुल कितनी रियासतों का एकीकरण कर चुके थे? 14 रियासतों का एकीकरण कर चुके थे इस दिन तक। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि वो 14 रियासतें कौन कौन सी थी? तो आप क्या बताओगे कि संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक दोस्तों, इसमें थी 10 रियासतें। और दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ की 10 रियासतों में हम मिलाएंगे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और इस प्रकार से अब आपके एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ। और इसी दिन बीकानेर से अलग करके गंगानगर को राजस्थान का जिला बनाया गया। गंगानगर प्राचीन काल में कहाँ आता था? बीकानेर में। संस्थापक कौन है? राव बीका। पिता का नाम राव जोधा। राव जोधा वही है जो जोधपुर के संस्थापक थे। जिला, इसे जिला कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को। अच्छा कौन से चरण में बनाया गया? चौथे चरण में। कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें। संयुक्त राजस्थान संघ की 10 रियासतों में ट्रिपल जेबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाया गया था। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। फिर दोस्तों बात आती है कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर की साहब आपकी जनसंख्या कितनी है? पूछा जाएगा कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर की जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2011 के अनुसार गंगानगर की जनसंख्या कितनी है? पूछ लिया जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार गंगानगर की जनसंख्या कितनी है? तो आप क्या बताओगे? 19,69,168। पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार गंगानगर की जनसंख्या कितनी है? 19,69,168। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 के अनुसार गंगानगर का घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 187 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 187 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर गंगानगर का जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों किसी किसी किताब में 179 भी लिखा हुआ है। क्लियर। तो दोस्तों जो प्रमाणिक है वो 187 है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके पढ़ लोगे आप 179 में। तो प्रारंभिक आंकड़ों में 179 माना जा सकता है, लेकिन अंतिम आंकड़ों में 187 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना गया है। अच्छा पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 के अनुसार गंगानगर जिले का लिंगानुपात कितना है? वर्ष 2011 के अनुसार गंगानगर जिले का लिंगानुपात कितना है? 887 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 के अनुसार गंगानगर का साहब आपकी जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, लिंगानुपात है, वो है 887 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि गंगानगर का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है? पूछा जाएगा कि गंगानगर का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आप देख लेना, जो गंगानगर है इसका अक्षांश विस्तार है दोस्तों 28 डिग्री 4 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। एकदम क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि गंगानगर का अक्षांश विस्तार कितना है? तो आप क्या बताओगे? 28 डिग्री 4 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आपके हमारा गंगानगर जिला स्थित है। एकदम क्लियर। फिर पूछा जाए कि गंगानगर का देशांतरीय विस्तार कितना है? पूछा जाएगा कि गंगानगर का देशांतरीय विस्तार कितना है?
तो आप क्या बताओगे कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर का देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 30 मिनट से लेकर 74 डिग्री 16 मिनट, 74 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरीय विस्तार है। समझ जाओगे क्या भैया अच्छी तरह, एकदम क्लियर। ठीक, एक बार दोस्तों फिर समझ जाना अच्छी तरह। ठीक, गंगानगर किस रियासत में आता है? बीकानेर में। बीकानेर के संस्थापक राव बीका, पिता का नाम राव जोधा। गंगानगर जिला कब बनाया गया? 30 मार्च 1949। कौन से चरण में बनाया गया? चौथे चरण में। रियासतें कितनी थी? 14। 14 कैसे? संयुक्त राजस्थान संघ प्लस ट्रिपल JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जनसंख्या 19,69,168। घनत्व 187 या 187 अंतिम आंकड़ों के अनुसार माना गया है। लिंगानुपात 887 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अक्षांश और देशांतर विस्तार दोस्तों आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो गंगानगर जिला है, इस गंगानगर जिले का नाम क्या क्या है, इसे क्या क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों पहला नाम तो आप क्या बताओगे कि जो गंगानगर है इसे कहा जाता है राजस्थान का अन्न भंडार। जो गंगानगर है इसे कहा जाता है राजस्थान का अन्न भंडार। जो गंगानगर है इसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब। दोस्तों जो गंगानगर है इसे कहा जाता है धान का कटोरा। एकदम क्लियर, अर्थात कृषि उत्पादक जिला है। राजस्थान का अन्न भंडार कृषि उत्पादन के लिए, राजस्थान का पंजाब कृषि अन्न उत्पादन के लिए, और धान का कटोरा भी अन्न उत्पादन के लिए। तो राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का पंजाब, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर जिले को। दोस्तों एक बार दोबारा समझ लेना, फिर हम गंगानगर की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। गंगानगर साहब आपके प्राचीन काल में रामनगर कहलाता था, योधे जनपद में आता था। योधे जनपद उत्तरी राजस्थान में था। भारत में 3 कालों में जनपद और महाजनपद। जन काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जनपद काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, महाजनपद काल 600 से 300 ईसा पूर्व। महाजनपद काल में कितने महाजनपद? 16। अच्छा, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किसका अंग है? सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद। आनंद किसके शिष्य हैं? महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और प्रमुख शिष्य उपाली। अच्छा, सुत्त पिटक के कितने अंग हैं? 5। संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, कुद्दक निकाय और दीर्घ निकाय। समझ गए क्या भैया? ठीक। गंगानगर था किस रियासत में आता था? बीकानेर में। बीकानेर का संस्थापक राव बीका। राव बीका के 2 बेटे हुए थे, राव जोधा और राव सातलदेव। जिला निर्माण 30 मार्च 1949। कौन से चरण में? चौथे चरण में। रियासतें 14। जनसंख्या 19,69,168। घनत्व 187 व्यक्ति अंतिम आंकड़ों के अनुसार। कहीं ना कहीं आप 179 भी पढ़ोगे। लिंगानुपात 887। अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार याद रखना, उपनाम याद रखना। एकदम क्लियर। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं गंगानगर की विशेषताओं की। हम चर्चा करते हैं गंगानगर की विशेषताओं की। ठीक, अब दोस्तों बात आती है कि जब हम गंगानगर की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गंगानगर की भौगोलिक विशेषताओं की। एकदम क्लियर, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गंगानगर जिले की भौगोलिक विशेषताओं की। ठीक, फिर बात आती है कि अगर हम भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की। किसकी चर्चा करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की। अर्थात जो गंगानगर है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। दोस्तों जो गंगानगर है ये साफ किस पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? पूछा जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका निर्माण हुआ था 17 अगस्त 1947 को। एकदम क्लियर। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका निर्माण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। ठीक। अच्छा पूछा जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका निर्माता कौन है? पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माता कौन है तो आप क्या बताओगे? सर सीरियल रेडक्लिफ। अंतर्राष्ट्रीय
जो सीमा रेखा है उसका निर्माता कौन है? सर सिरिल रैडक्लिफ। एकदम क्लियर। और सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर ही जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे कहा जाता है रैडक्लिफ रेखा। समझ जाओगे ना दोस्तों, रैडक्लिफ के नाम पर ही इसका नाम क्या हो गया? रैडक्लिफ रेखा। क्या नाम हो गया? रैडक्लिफ रेखा। फिर बात आती है कि जो रैडक्लिफ रेखा है, इस रैडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। जो रैडक्लिफ रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। और पूछा जाए कि जो रैडक्लिफ रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो रैडक्लिफ रेखा है ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। जो रैडक्लिफ रेखा है ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4। एक बार फिर समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक, हम पढ़ रहे हैं गंगानगर की भौगोलिक विशेषताएं। गंगानगर की भौगोलिक विशेषताओं में पहली विशेषता होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अर्थात गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। निर्माण किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। और सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का नाम रख दिया गया रैडक्लिफ रेखा। इस रेखा की लंबाई है 3310 किलोमीटर और ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। समझ गए क्या? गंगानगर किस पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कब बनाई गई? 17 अगस्त 1947। निर्माता कौन था? सर सिरिल रैडक्लिफ। नाम रैडक्लिफ रेखा। लंबाई 3310 किलोमीटर और भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4 राज्यों को। फिर बात आती है कि अगर ये 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो होगा जम्मू कश्मीर, ठीक दोस्तों, एक होगा पंजाब, ठीक दोस्तों, एक होगा राजस्थान, एक तो होगा जम्मू कश्मीर, एक होगा पंजाब, एक होगा राजस्थान और एक होगा गुजरात। एकदम क्लियर। ये रैडक्लिफ रेखा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फिर बात आती है कि जो रैडक्लिफ रेखा है ये जम्मू कश्मीर के साथ कितनी सीमा बनाती है? 1216 किलोमीटर। पंजाब के साथ कितनी सीमा बनाती है? 547 किलोमीटर। राजस्थान के साथ कितनी बनाती है? 1070 किलोमीटर, ठीक। और गुजरात के साथ कितनी बनाती है? 512 किलोमीटर। कितने बनाती है? 512 किलोमीटर। समझ जाओगे क्या? एकदम क्लियर। समझ आना, जो रैडक्लिफ रेखा है ये रैडक्लिफ रेखा साहब आपके भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक। और चारों राज्यों को मिलकर तब आपके दोस्तों कितना स्पर्श करती है? 3310 किलोमीटर। कितना करती है दोस्तों? 3310 किलोमीटर के आसपास दोस्तों ये स्पर्श करती है, ठीक। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपके जम्मू कश्मीर को कितना स्पर्श करती हैं? 1216, पंजाब को 547, राजस्थान को 1070, एकदम क्लियर। और गुजरात को दोस्तों 512 नहीं दोस्तों 510 होगा दोस्तों। जो गुजरात है यहाँ 512 नहीं 510 किलोमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों? 510 किलोमीटर होगा। एकदम क्लियर। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन चारों को स्पर्श करती है रैडक्लिफ रेखा। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो रैडक्लिफ रेखा है ये राजस्थान को स्पर्श करती है। दोस्तों जो रैडक्लिफ रेखा है दोस्तों, ये जो रैडक्लिफ रेखा है ये राजस्थान को स्पर्श करती है, ठीक। फिर बात आती है कि जो रैडक्लिफ रेखा है अगर ये राजस्थान को स्पर्श करती है तो दोस्तों ये राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाती हैं? पूछा जाएगा कि ये राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाती हैं, तो आप क्या बताओगे कि रैडक्लिफ रेखा राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाती है? तो आप क्या बताओगे? 1070 किलोमीटर। कितनी बनाती है? 1070 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि रैडक्लिफ रेखा राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करती हैं? 4 जिलों को। कितने जिलों को स्पर्श करती है? 4 जिलों को। पूछा जाए कि वो 4 जिले कौन कौन से हैं,
तो आप क्या बताओगे, एक तो होगा गंगानगर, एक तो कौन सा होगा, गंगानगर। और दोस्तों एक होगा साहब आपके जैसलमेर, एक तो गंगानगर, एक जैसलमेर, एक होगा आपके बाड़मेर, क्लियर। और दोस्तों एक होगा आपके बीकानेर। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर इन्हें स्पर्श करती हैं। गंगानगर 210 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर, समझ जाओगे अच्छी तरह। जैसलमेर 464 किलोमीटर, कितना होगा, 464 किलोमीटर। बाड़मेर 228 किलोमीटर, कितना होगा, 228 किलोमीटर। और बीकानेर कितना होगा दोस्तों, 168 किलोमीटर, कितना होगा, 168 किलोमीटर। और इनको जोड़ते हैं तो 8 8 4 16 16 8 4 20 की जीरो हासिल के 7, ठीक। और दोस्तों 2, ठीक, 6 9 9 2 9 6 15 15 और 2 17, ठीक। 4 2 6 6 2 8 8 1 9 और 1 10 हो गए कितने दोस्तों, 1070 किलोमीटर, समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक। रेड क्लिफ रेखा। अच्छा दोस्तों एक बार फिर समझना, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण हुआ था 17 अगस्त 1947 को। निर्माता कौन था, सर सीरियल रेडक्लिफ। नाम रेडक्लिफ रेखा। लंबाई 3310 किलोमीटर। कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 4 राज्यों को, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। समझ जाओगे दोस्तों, ठीक। अगली बात, अच्छा दोस्तों साहब आपकी बात आती है कि राजस्थान के साथ कितनी सीमा है, 1070। कितने जिले टच करते हैं, 4। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। गंगानगर 210 है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, जो गंगानगर है ना ये 210 है, जैसलमेर 464 है, बाड़मेर 228 और बीकानेर 168 है, ठीक। चलो आगे। अब दोस्तों साहब समझना, मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, समझना। पहला क्वेश्चन तो आप समझना दोस्तों अच्छी तरह, ये रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा, ठीक। अब देखो साहब आपके क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों मेरा प्रश्न नंबर 1 है कि रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है। पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है, एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि रेड क्लिफ रेखा के साथ आपके सर्वाधिक निकट कौन है, गंगानगर। कौन है, गंगानगर, ठीक। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट का जिला गंगानगर। प्रश्न नंबर 2 कि साहब आपके अगर गंगानगर रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट हैं, अगर गंगानगर रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट हैं तो साहब आपके रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है। तो आप क्या बताओगे, बीकानेर। क्या बताओगे दोस्तों, बीकानेर। अच्छा दोस्तों ये दोनों जिले वो हैं जो कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करते हैं, अर्थात रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में, रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में सबसे निकट का जिला कौन सा है, गंगानगर। रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में सबसे निकट का जिला गंगानगर। रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में सबसे दूर का जिला कौन सा होगा, बीकानेर, ठीक। प्रश्न नंबर 3 फिर वही वाली बात कि रेड क्लिफ रेखा को सर्वाधिक निकट जिला, दोस्तों फिर बात आती है कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट जिला, मैं फिर लिख रहा हूं दोस्तों, तो मेरा अब उत्तर होगा जालोर। अब उत्तर क्या होगा, जालोर, ठीक। फिर सर्वाधिक दूर जिला, क्लियर, रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला, ठीक। अब दोस्तों मेरा आंसर होगा धौलपुर। क्या होगा, धौलपुर, समझ गए अच्छी तरह। और दोस्तों ये किसमें है, स्पर्श नहीं करने वालों में। किसमें दोस्तों, स्पर्श नहीं करने वालों में, समझ जाओगे कि दोस्तों अच्छी तरह,
तो रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में निकट गंगानगर, रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श नहीं करने वालों में निकट जालोर, रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने में सबसे दूर बीकानेर, और सबसे दूर स्पर्श नहीं करने वालों में धौलपुर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में जो बना रहा हूँ वो है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। क्लियर दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में जो सबसे बड़ा जिला होगा वो कौन सा होगा? जैसलमेर। ठीक। और पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वालों में जो सबसे छोटा जिला होगा वो कौन सा होगा? गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर। समझ गए दोस्तों अच्छी तरह? ठीक। अच्छा दोस्तों, साहब आपके एक बात और समझ जाना अच्छी तरह, एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करने वाली, क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी, पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी, रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी, तो आप क्या बताओगे? श्रीनगर। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी क्या होगी? श्रीनगर। और पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी, रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि आपको आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। तो आप क्या बताओगे? जयपुर। क्या बता दोगे? जयपुर। समझ गए क्या? इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह याद रखना। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट जिला गंगानगर, रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर जिला बीकानेर स्पर्श करने वालों में, रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक निकट जिला जालोर, सर्वाधिक दूर जिला धौलपुर स्पर्श नहीं करने वालों में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करता है जैसलमेर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो कि रेड क्लिफ रेखा को स्पर्श करता है गंगानगर, सर्वाधिक निकट राजधानी रेड क्लिफ रेखा के श्रीनगर, सर्वाधिक दूर राजधानी रेड क्लिफ रेखा के जयपुर। एकदम क्लियर के यहाँ तक? समझ गए दोस्तों? एक बार फिर समझना अच्छी तरह। गंगानगर की भौगोलिक विशेषताएं। पहली विशेषता, गंगानगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण हुआ 17 अगस्त 1947 को। निर्माता सर सीरियल रेडक्लिफ, नाम रेड क्लिफ रेखा, लंबाई 3310, स्पर्श करती है 4 राज्यों को। कौन कौन से को दोस्तों? साहब आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। एकदम क्लियर दोस्तों? अच्छा दोस्तों, अगली बात, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 4 जिलों को स्पर्श करती हैं, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। चारों मैंने बता दिए आपको। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, अगली बात, सर्वाधिक निकट का जिला, दूर का जिला आपको मैंने बता दिया है। एकदम ध्यान रखना, अच्छी बात है ये। ठीक। फिर बात आती है कि गंगानगर जिले की दूसरी भौगोलिक विशेषता क्या होगी। बात आती है कि गंगानगर जिले की दूसरी भौगोलिक विशेषता क्या होगी। तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला। एकदम क्लियर दोस्तों? पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला वो भी कौन सा होगा? गंगानगर। एकदम क्लियर दोस्तों? राजस्थान के सबसे उत्तर में है गंगानगर। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो मेरे गंगानगर के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैंने गंगानगर में कार्य किया है, वहाँ पढ़ाया है। मेरे विद्यार्थी आज भी मेरे संपर्क में हैं और मुझे आज भी वो बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत समर्थन देते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरे गंगानगर के विद्यार्थियों के लिए है। आज का वीडियो गौरव शर्मा के लिए है, आज का वीडियो मनोज कुमारी के लिए है, आज का वीडियो साहब आपके सोनिया के लिए है। तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थी दोस्तों जिनके मैं नाम भी नहीं जानता अब तो दोस्तों उन सबको समर्पित है आज का मेरा ये वीडियो। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? गंगानगर। समझ जाओगे दोस्तों, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। ठीक। अब फिर बात आती है दोस्तों, साहब समझना, देखिए समझना, ये राजस्थान हमारा, ठीक, ये राजस्थान। अब पूछा जाए
कि राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है? राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? गंगानगर। राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कोणागांव। क्या बताओगे? कोणागांव। समझा ना? राजस्थान का उत्तरी जिला तो गंगानगर और उत्तरी बिंदु कोणागांव। ठीक दोस्तों, कोणागांव पाकिस्तान को स्पर्श करते रहना, एकदम कि उत्तरी बिंदु है। ठीक। फिर बात आती है कि राजस्थान का दक्षिणी जिला। बात आती है कि राजस्थान का दक्षिणी जिला, तो आप क्या बताओगे? बांसवाड़ा। राजस्थान का दक्षिणी जिला क्या बताओगे? बांसवाड़ा। फिर बात आती है कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, फिर बात आ जाए, पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, तो आप क्या बताओगे? बोरकुंड। क्या बताओगे? बोरकुंड। एकदम क्लियर। अब दोस्तों देखना, इस कोणागांव से लेकर बोरकुंड तक की, ये तो हो गया उत्तर में और ये हो गया दक्षिण में। एकदम क्लियर। ये सब समझना दोस्तों, ये तो है साहब आपके कोणागांव, ठीक, एकदम उत्तर में है। और साहब आपकी ये है बोरकुंड गांव, ये तो है कोणागांव और ये है बोरकुंड गांव। ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दोस्तों जो दूरी है ना, वो है 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। मतलब कोणागांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। कितनी है रे मेरे मित्रों? 826 किलोमीटर। ठीक। चलो एक बात और समझो, ये हमारा भारत, ये हमारा भारत। फिर दोस्तों बात आती है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? बात आती है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? ठीक। तो आप क्या बताओगे कि जो भारत है ना, इस भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंद्राकोल। जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है? इंद्राकोल। समझ जाओगे ना? भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकोल। फिर बात आती है कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है ना, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। फिर समझना दोस्तों, ठीक, ये तो है भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल। ये तो है भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल। कहाँ आता है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में। और ये है भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु, नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और पूछा जाए ये कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे? अंडमान निकोबार में। दोस्तों कहाँ आता है? अंडमान निकोबार में। दोस्तों साहब ये वास्तव में निकोबार में आता है। कहाँ आता है वास्तव में? तो ये निकोबार में। और पूछा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह दोस्तों? चलो आगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या भैया? समझ जाना अच्छी तरह, एकदम क्लियर। चलो आगे। ठीक। अगली बात, दो विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता कि गंगानगर साहब आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दूसरी विशेषता, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर है। गंगानगर उत्तरी जिला है तो उत्तरी बिंदु है कोणागांव। दक्षिण जिला बांसवाड़ा है तो दक्षिण बिंदु है बोरकुंड गांव। और कोणागांव से लेकर बोरकुंड गांव तक की लंबाई है 826 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल, दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इंदिराकोल जम्मू कश्मीर से इंदिरा पॉइंट तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। डन। चलो आगे। होगी दो विशेषताएं क्लियर। अगली विशेषता पे चर्चा करते हैं। ठीक। अब दोस्तों जो गंगानगर है ना,
इसकी जो अगली विशेषता है वो क्या है साहब आपके, कि गंगानगर एक ऐसा दोस्तों गंगानगर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। एकदम क्लियर, गंगानगर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। अर्थात दोस्तों गंगानगर साहब आपके, ये हमारा गंगानगर, ठीक दोस्तों, ये हमारा गंगानगर। अब दोस्तों जो गंगानगर है ना, ये पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों जो गंगानगर है ये पंजाब को भी स्पर्श करता है। दोस्तों जो गंगानगर है ना, ये पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है, तो गंगानगर साहब आपके पंजाब को भी स्पर्श करता है। अर्थात दोस्तों गंगानगर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, केवल गंगानगर ही ऐसा जिला नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता हो। गंगानगर ही ऐसा जिला नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता हो। दोस्तों राजस्थान के 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और उन 2 जिलों में एक तो है गंगानगर और एक है बाड़मेर। उन 2 जिलों में एक तो है गंगानगर और एक है बाड़मेर। समझ जाओगे दोस्तों, जो गंगानगर है ना, ये गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और क्यों बनाता है साहब, क्योंकि गंगानगर किसे स्पर्श करता है, पंजाब को स्पर्श करता है। ठीक, और दूसरी बात दोस्तों, जो गंगानगर है ये पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है। ये गंगानगर पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है। तो हो गए दोस्तों, ये तो हो गई अंतर्राज्यीय सीमा और ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक, अब इसी प्रकार साहब आपके हम बात करते हैं बाड़मेर की। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं बाड़मेर की। ठीक दोस्तों, बाड़मेर भी एक ऐसा जिला है, दोस्तों बाड़मेर भी एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। बाड़मेर भी एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। अब दोस्तों जो बाड़मेर है ना, ये गुजरात को भी स्पर्श करता है। दोस्तों जो बाड़मेर है ये पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है। समझ जाओगे ना, जो बाड़मेर है ये गुजरात को भी स्पर्श करता है और बाड़मेर पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। ठीक, अच्छा दोस्तों जब पाकिस्तान की बात चली है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। थोड़ी सी बात कर लो दोस्तों, क्या जाता है यार, नॉलेज बढ़ेगी आपकी। पूछा जाएगा कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने की थी, तो आप क्या बताओगे कि पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद इकबाल। और पूछा जाए कि मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो आप क्या बताओगे कि मोहम्मद इकबाल ने, दोस्तों पूछा जाए कि मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो आप क्या बताओगे, मोहम्मद इकबाल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, मोहम्मद इकबाल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान की मांग की थी। एकदम क्लियर, जो मोहम्मद इकबाल है इनके द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अच्छा दोस्तों जो मोहम्मद इकबाल है ना, इन मोहम्मद इकबाल ने एक किताब लिखी थी और इनकी किताब का नाम है तराना-ए-हिंद। मोहम्मद इकबाल ने एक किताब लिखी थी, नाम था तराना-ए-हिंद। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों इस तराना-ए-हिंद में साहब आपके इन्होंने एक गीत लिखा था। दोस्तों इस तराना-ए-हिंद में इन्होंने एक गीत लिखा था और उस गीत के बोल थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने तराना-ए-हिंद में एक गीत लिखा था और गीत के बोल थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके। क्लियर दोस्तों, ये गुलस्तान हमारा, ये गीत लिखा था और इस गीत को अमर कर दिया था कैप्टन राकेश शर्मा ने, जब वो अंतरिक्ष में गए थे, चंद्रमा पर गए थे और उनसे पूछा गया था कि साहब आपके वहाँ से भारत कैसा लगता है, तो दोस्तों उनका था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। दोस्तों बहुत अच्छा गीत है। ठीक दोस्तों, तराना-ए-हिंद में
मोहम्मद इकबाल ने एक नारा भी दिया था और उस नारे को कहा जाता है इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने एक नारा दिया था और उस नारे के अब आपके बोल थे इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का दोस्तों जो नारा है ना, ये साहब किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों को स्पर्श करता है। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक, कब की थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। मोहम्मद इकबाल की रचना का नाम तरानाए हिंद। दोस्तों इन्होंने तरानाए हिंद में कौन सा गीत लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया? पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया? तो दोस्तों अच्छा दोस्तों, जब प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न ईओ परीक्षा 2008 में आ चुका है। तो पूछा जाए कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया, तो आप क्या बताओगे कि पाकिस्तान का नामकरण किया था चौधरी रहमत अली ने। पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। और जिस पत्रिका में किया था ना, उस पत्रिका का नाम था नाव और नेवर। क्लियर। इन्होंने जिस पत्रिका में पाकिस्तान शब्द का नामकरण किया था, उस पत्रिका का नाम था नाव और नेवर। क्या नाम था दोस्तों? नाव और नेवर। ठीक। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है कि जो पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान का गठन, पूछा जाएगा कि जो पाकिस्तान का गठन है ना, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों है ना 3 जून 1947 की योजना के अनुसार। एकदम क्लियर दोस्तों, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान का गठन किया गया है। पूछा जाएगा कि इसका गठन किस योजना के अनुसार किया गया है? तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान का गठन किया गया है। और पूछा जाए कि गठन कब किया गया है? दोस्तों पूछा जाए पाकिस्तान गठन की योजना क्या कहलाती है? 3 जून 1947 की योजना। और पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का गठन कब किया गया? 14 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 14 अगस्त 1947 को। ये सामान्य बातें हैं, थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, तो गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ। ठीक। बाड़मेर गुजरात के साथ तो बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा और पाकिस्तान के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक। पाकिस्तान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान की मांग की थी और इनकी किताब का नाम था तरानाए हिंद, जिसमें इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा दिया था। ठीक। पाकिस्तान शब्द का नामकरण किया है दोस्तों चौधरी रहमत अली ने नाव और नेवर पत्रिका में। और दोस्तों इसका गठन किया गया था 3 जून 1947 की योजना के अनुसार और गठन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। ये इतिहास के पन्नों से थोड़ी सी जानकारी आपके लिए मैंने प्रस्तुत की है। एकदम क्लियर आता है। तो दोस्तों चलिए आगे। फिर बात आती है कि गंगानगर की अगली विशेषता क्या है। दोस्तों जो गंगानगर है इसकी अगली विशेषता क्या है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो राजस्थान में, दोस्तों राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो आरंभ होता है, राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ होता है सब वो भी कहाँ से होता है? गंगानगर से। पूछा जाएगा कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ कहाँ से होता है? तो आप क्या बताओगे? गंगानगर से। एकदम क्लियर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ कहाँ से होता है? गंगानगर से। फिर पूछा जाए कि गंगानगर में भी कहाँ से होता है? तो दोस्तों आप और हम सब बचपन में पढ़े होंगे HKG LKG में। तो दोस्तों HKG से सब आपके गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ होता है HKG से। दोस्तों एच का मतलब है हिंदूमल, के का मतलब है कोट और जी का मतलब है गंगानगर। हिंदूमल कोट गंगानगर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ होता है। तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ कहाँ से होता है? गंगानगर। गंगानगर में कहाँ से होता है? हिंदूमल कोट गंगानगर से होता है। अच्छा फिर दोस्तों फिर बात आए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन कहाँ होता है?
पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन कहाँ होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त कहाँ होती है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये समाप्त होती है शाहगढ़ तहसील में। एकदम क्लियर। तब आपके कौन सी तहसील में? शाहगढ़ तहसील में। गांव का नाम है बाखासर गांव। गांव का नाम क्या है? बाखासर गांव में सब समाप्त होती हैं। और साहब आपके ये गांव कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे कि गांव आता है बाड़मेर में। ये गांव कहाँ आता है? बाड़मेर में। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ कहाँ से होता है? गंगानगर से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन कहाँ से होता है? बाड़मेर से। बाड़मेर में भी साहब आपके कहाँ से होता है? शाहगढ़ तहसील बाखासर गांव से। शाहगढ़ तहसील बाखासर गांव से साहब आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन होता है। हाँ या ना भैयाओ? एकदम क्लियर। चलूँ आगे। अच्छा, अगली बात की चर्चा करते हैं। फिर बात आती है कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर में परिवहन के साधन क्या क्या हैं। पूछा जाए कि इस गंगानगर में परिवहन के साधन क्या हैं, तो दोस्तों यहाँ परिवहन के दो साधन हैं। एक तो है सड़क मार्ग, ठीक, और एक है रेलवे मार्ग। एक तो है सड़क मार्ग और एक है रेलवे मार्ग। क्लियर। अगर हम सड़क मार्ग की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से क्या गुजरता है? NH-15। अब जो NH-15 है, इस NH-15 का नवीन नाम मैंने बताया था ना आपको, ठीक है ना भैया? जो NH-15 है, इस NH-15 का जो नवीन नाम है वो क्या हो चुका है? NH-62। क्या हो चुका है? NH-62। तो सब आपके यहाँ से NH-15 निकलता है, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब आपके जो NH-15 है इसकी लंबाई कितनी है। मैं बता चुका हूँ पहले कि गंगानगर में NH-15 की लंबाई है 116 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, हम रेलवे मार्ग की बात करें तो दोस्तों जो गंगानगर है ना, ये आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे में। एकदम क्लियर। जो गंगानगर है ये आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे में। कहाँ आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे में। परिवहन सड़क मार्ग है और रेलवे मार्ग है। सड़क मार्ग NH-15 है, नवीन नाम है NH-62, 116 किलोमीटर। रेलवे मार्ग उत्तरी पश्चिमी रेलवे में आता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि गंगानगर जिले की प्रमुख नदी कौन सी है, हम गंगानगर जिले की प्रमुख नदी की बात करें दोस्तों, तो अब आपके यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और दोस्तों इस घग्गर नदी को प्राचीन काल में कहा गया है? सरस्वती नदी। दोस्तों जो घग्गर नदी है इसे प्राचीन काल में क्या कहा गया है? सरस्वती नदी। दोस्तों मैंने इसके बारे में भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक। और दोस्तों इसका एक नाम है दृश्यद्वती नदी। इसका एक नाम क्या है? दृश्यद्वती नदी। एकदम क्लियर। इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा आपसे पिछली वीडियो में की थी। अगर हम बात करें गंगानगर जिले की मिट्टी की, तो दोस्तों यहाँ की दोस्तों जो मिट्टी है, दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है ना, सब आपके वो है रेतीली मिट्टी। दोस्तों पूछा जाए कि यहाँ कौन सी मिट्टी है, तो दोस्तों यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। और रेतीली मिट्टी के साथ साथ दोस्तों यहाँ कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी के साथ साथ दोस्तों यहाँ कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। और ये मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख मानी जाती है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि गंगानगर में किन किन फसलों का उत्पादन होता है। क्लियर। पूछा जाएगा कि गंगानगर में किन किन फसलों का उत्पादन होता है। तो दोस्तों जो गंगानगर है ना, ये गंगानगर अमेरिकन कपास के लिए, दोस्तों जो गंगानगर है ये गंगानगर अमेरिकन कपास के लिए, गेहूं के लिए, ठीक, दोस्तों माल्टा के लिए, माल्टा का ना दोस्तों, माल्टा बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, किन्नू के लिए, आदि कामों के लिए, आदि फसलों के लिए जाना जाता है। अमेरिकन कपास हुआ, गेहूं हुआ, माल्टा हुआ, किन्नू हुआ, ये गंगानगर क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं मेरे विद्वान साथियों, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं गंगानगर में पशुपालन की, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं गंगानगर में पशुपालन की कि साहब यहाँ पशुपालन की क्या व्यवस्था है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, गंगानगर में साहब आपके अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ
एक तो होता है नाली किस्म की भेड़ का पशुपालन, एकदम क्लियर। एक तो यहाँ नाली किस्म की भेड़ का पशुपालन होता है, एकदम क्लियर। और दोस्तों दूसरी बात, यहाँ सब आपके दोस्तों गाय का पालन भी किया जाता है। दोस्तों एक तो यहाँ नाली किस्म की भेड़ का पशुपालन किया जाता है, एक तो दोस्तों यहाँ नाली किस्म की जो भेड़ है ना उसका पशुपालन किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा साहब आपके यहाँ गाय का पालन भी किया जाता है। और दोस्तों साहब आपके यहाँ राठी किस्म की गाय, राठी नस्ल की जो गाय होती हैं, क्लियर दोस्तों, जो राठी नस्ल की गाय होती हैं उसका पालन किया जाता है। समझ गए क्या भैया अच्छी तरह? यहाँ नाली किस्म की भेड़ और राठी नस्ल की गाय का विशेष रूप से पालन किया जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों देखो हम थोड़ी सी चर्चा गाय पे भी कर लेते हैं। क्लियर, हम थोड़ी सी चर्चा गाय पे भी कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक गोपालन, पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक गौपालन या गाय का पालन किस राज्य में किया जाता है? भारत में सर्वाधिक गोपालन किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर, भारत में सर्वाधिक गोपालन किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक गोपालन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक गोपालन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में सर्वाधिक गोपालन किया जाता है उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक गोपालन कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। फिर बात आती है कि अगर उदयपुर में सर्वाधिक गोपालन किया जाता है तो राजस्थान में न्यूनतम गोपालन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में न्यूनतम गोपालन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में न्यूनतम गोपालन किया जाता है धौलपुर में। राजस्थान में न्यूनतम गोपालन कहाँ किया जाता है? धौलपुर में। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि गोपालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पूछ लिया जाए कि गोपालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आप क्या बताओगे कि गोपालन में प्रथम स्थान तो है एमपी का, और पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अर्थात हमारा राजस्थान गोपालन में 5वें स्थान पर आता है, याद रखना। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में सबसे बड़ी जो गौशाला है वो है पथमेड़ा में। और पथमेड़ा कहाँ आता है मेरे विद्यार्थियों? जालोर में। कहाँ आता है? जालोर में। अच्छा अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? पूछा जाए कि राजस्थान में कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भी दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? पथमेड़ा गौशाला। एकदम क्लियर। और पथमेड़ा फिर दोस्तों कहाँ आ रहा है? जालोर में। कहाँ आ रहा है? जालोर में। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में गौ संवर्धन केंद्र कहाँ है? क्लियर, पूछा जाए कि राजस्थान में गौ संवर्धन केंद्र कहाँ है? तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में जो गौ संवर्धन केंद्र है ना वो है बस्सी में। राजस्थान में जो गौ संवर्धन केंद्र है वो कहाँ है? बस्सी में। और पूछा जाए कि बस्सी कहाँ आता है? पूछा जाए कि बस्सी कहाँ आता है? जयपुर में। बस्सी कहाँ आता है? जयपुर में। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है? तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में जो गोवत्स परिपालन केंद्र है ना वो है नौहर में।
कहाँ है? नौहर में। और नौहर कहाँ आता है रे मेरे दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कहाँ आता है? हनुमानगढ़ में। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहाँ गौमूत्र से, राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जहाँ गौमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है? राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहाँ गौमूत्र से फिनाइल निर्माण किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि हिंगोनिया गौशाला। कौन सी गौशाला दोस्तों? हिंगोनिया गौशाला है जयपुर में। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में गौमूत्र से फिनाइल का निर्माण किया जाता है। ठीक। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में गौमूत्र साहब आपके किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों? आपके गौमूत्र से फिनाइल का निर्माण किया जाता है। एकदम क्लियर है दोस्तों। ठीक। अच्छा दोस्तों, आपसे दो बातें और पूछी जाएगी। ठीक, यहाँ तक तो चलो। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में दोस्तों, विश्व में सबसे सुंदर गाय, पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे सुंदर गाय किस नस्ल की होती है? विश्व में सबसे सुंदर गाय किस नस्ल की होती है? तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके विश्व में सबसे सुंदर गाय की जो नस्ल है ना, उसका नाम है आयरशायर। विश्व में जो सबसे सुंदर गाय की नस्ल है उस नस्ल का नाम है आयरशायर। क्या नाम है भैया? आयरशायर। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि साहब आपके विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? ठीक। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? ठीक दोस्तों, आप क्या बताओगे कि विश्व में जो सर्वाधिक दूध देती है ना, उस गाय की नस्ल का नाम है हॉलिस्ट्रियन। विश्व में जो सर्वाधिक दूध देती है ना दोस्तों, उस गाय की नस्ल का नाम है हॉलिस्ट्रियन। क्या नाम है? हॉलिस्ट्रियन। समझ जाओगे ना, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली आपकी नस्ल कौन सी है? हॉलिस्ट्रियन। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी नस्ल की गाय कौन कौन सी होती हैं, पूछ लिया जाए कि विदेशी नस्ल की गाय कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, विदेशी नस्ल की गायों में तीन नाम आते हैं। एक तो आते हैं आयरशायर। क्या नाम आता है? आयरशायर। एक क्या नाम आता है? हॉलिस्ट्रियन। क्या नाम आता है? हॉलिस्ट्रियन। और दोस्तों एक नाम आता है रेड डेन। क्या नाम था? है रेड डेन। ये तीनों साहब आपकी गाय की विदेशी नस्लें हैं। किसकी नस्लें साहब आपकी? ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके भारत में या राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? क्लियर। पूछा जाए कि राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। ठीक। दोस्तों इस वीडियो में मैं गाय पे चर्चा कर रहा हूँ, अगले वीडियो में भेड़ पे चर्चा करूँगा। क्लियर। तो पूछा जाए कि राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? ठीक। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि राजस्थान में साहब आपके जो गाय की प्रमुख नस्लें हैं ना, वो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, एक ट्रिक बताऊँगा साहब जिसमें आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक। अच्छा साहब देखना, एक तो है मेवाती। क्लियर दोस्तों, एक तो क्या है? मेवाती। ठीक दोस्तों, एक तो कौन सी होगी? मेवाती। दोस्तों एक होगी हरियाणवी। क्लियर। एक कौन सी होगी? हरियाणवी। क्लियर। एक तो होगी मेवाती, एक होगी हरियाणवी। ये तो हो गई मेवाती, ये हो गई हरियाणवी। मेवाती, हरियाणवी। ये कांकरोची। कौन सी होगी? कांकरोची। क्लियर। और दोस्तों कांकरोची का एक नाम है सांचोरी। क्या नाम है? सांचोरी। एक हो जाएगी राठी। कौन सी हो जाएगी? राठी। दोस्तों ये एक ही नस्ल है, मेवाती, हरियाणवी, कांकरोची या सांचोरी। क्लियर। एक हो जाएगी राठी। ठीक। कौन सी दोस्तों? राठी। एकदम क्लियर दोस्तों। एक तो क्या हो जाएगी? राठी। ये लो साहब आपकी। दोस्तों ये हो जाएगी मालवी। कौन सी हो जाएगी? मालवी। दोस्तों ये हो जाएगी गिर। कौन सी हो जाएगी? गिर। ये हो जाएगी साहब आपके नागौरी।
और ये हो जाएगी थारपारकर। समझना दोस्तों। अब ये तो हो गई मेवाती, एकदम क्लियर। कौन सी हो गई? मेवाती। ये गाय की नस्ल होगी, कौन सी? मेवाती नस्ल, एकदम क्लियर दोस्तों। ये हो गई हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल हो गई? हरियाणवी नस्ल। एक तो हो गई मेवाती नस्ल, एक कौन सी हो गई दोस्तों? आपके हरियाणवी नस्ल। ठीक। अच्छा दोस्तों, एक हो गई साहब आपके काकरोची या सांचोरी, ये भी साहब आपके गाय की नस्ल है। ठीक दोस्तों। एक हो गई राठी। कौन सी हो गई? राठी। एक हो गई मालवी। कौन सी हो गई? मालवी। एक हो गई गिर, एकदम क्लियर। एक हो गई नागौरी और दोस्तों एक हो गई थारपारकर। कौन सी होगी रे भैया? थारपारकर। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक दोस्तों, फिर समझना दोस्तों, अच्छी तरह से आप समझना दोस्तों। नाली किस्म की भेड़ और राठी नस्ल की गाय का पालन कहाँ किया जाता है? गंगानगर में। भारत में सर्वाधिक गो पालन दोस्तों कहाँ किया जाता है? एमपी में। तो राजस्थान में सर्वाधिक गोपालन उदयपुर में, राजस्थान में न्यूनतम गोपालन धौलपुर में। गोपालन में राजस्थान का स्थान 5वां। राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा, कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा में है। गो संवर्धन केंद्र बस्सी में है। गो वत्स परिपालन केंद्र नौहर में है। गोमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है हिंगोरिया गौशाला में। डन। चलो आगे। सबसे सुंदर गाय की नस्ल आयरशायर। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होलिस्ट्रियन। गाय की विदेशी नस्लें आयरशायर, होलिस्ट्रियन और रेड डेन। और राजस्थान में गाय की नस्लें मेवहरी का सारा माल गिरनाथा, मेवाती, हरियाणवी, कांकरोची, राठी, गिर, नागौरी और थारपारकर। अब दोस्तों इनकी मैं कुछ विशेषताएं बता रहा हूं जो आपको केवल लिखनी है। एकदम क्लियर दोस्तों, आप लिख लेना, ये बहुत काम की चीजें हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों, साहब ना जो जो मेवाती नस्ल के साहब आपके जो पशु होते हैं ना, वो हल जोतने में काम आते हैं। इधर ना मेवाती नस्ल के साहब आपके जो गाय होते हैं या बैल होते हैं, वो हल जोतने में काम आते हैं। तो दोस्तों ये जो हरियाणवी नस्ल के पशु होते हैं ना दोस्तों, इनके सिर की जो हड्डी है वो उभरी हुई होती है। क्या होती है? वो उभरी हुई होती है। एकदम क्लियर दोस्तों, दो बातें। ठीक। और दोस्तों साहब आपके तीसरी बात करते हैं साहब आपके कांकरोची या सांचोरी की। तो गाय की वह नस्ल जो बोझा ढोने के लिए उपयुक्त है, सांचोरी या कांकरोची। समझना, गाय की वह नस्ल जो बोझा ढोने के लिए उपयुक्त है, कांकरोची या सांचोरी। समझ लो दोस्तों। हल जोतने के लिए मेवाती। सिर की हड्डी उभरी होती है हरियाणवी के। भार ढोने के साथ आपके कौन सा होगा? कांकरोची या सांचोरी। दूध के लिए राठी। उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने में मालवी नस्ल के पशु निपुण होते हैं। उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के लिए मालवी नस्ल के पशु निपुण होते हैं। दूध में गिर का नाम आता है। कद काठी के लिए नागौरी नस्ल के। और सर्वोत्तम दूध देने वाली गाय कौन सी है दोस्तों? थारपारकर। समझ जाओगे कि अच्छी तरह दोस्तों यहाँ तक। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना भैया? अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप अच्छी तरह। एकदम क्लियर। अगर दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अच्छी तरह। एकदम क्लियर दोस्तों। चलो दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं। फिर बात आते हैं कि साहब आपके जो गंगानगर हैं, यहाँ की प्रमुख जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पूछा जाएगा कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर की प्रमुख जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों अगर हम गंगानगर की जल परियोजनाओं की बात करते हैं तो पहली परियोजना का नाम आप सबको याद होगा, गंग नहर परियोजना। एकदम क्लियर दोस्तों। जो पहली परियोजना है उसका नाम है गंग नहर परियोजना। दोस्तों दूसरी परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। यहाँ के दोस्तों जो प्रमुख जल और सिंचाई परियोजना है उनमें एक तो है गंग नहर परियोजना, एक का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक दोस्तों, इसके अलावा साहब आपके यहाँ एक परियोजना और है और उस परियोजना का नाम है इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक, ये गंगानगर जिले की प्रमुख जल और सिंचाई परियोजनाएं हैं दोस्तों। ध्यान दोस्तों, कौन कौन सी होगी? गंग नहर परियोजना होगी, भाखड़ा नांगल परियोजना होगी और दोस्तों अब आपकी क्या होगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना होगी। एकदम क्लियर।
अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो हम बात करते हैं गंगा नहर परियोजना की। क्लियर? मैं बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी अतिरिक्त देता रहूँगा, ये आपके काम की होगी। ठीक, समय समय के साथ दोस्तों देता रहूँगा। गंगा नहर परियोजना, ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा दोस्तों कि जो गंगा नहर परियोजना है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। पूछा जाएगा कि जो गंगा नहर परियोजना है दोस्तों, जो गंगा नहर परियोजना है इसकी आधारशिला किसने रखी थी। पूछा जाए कि गंगा नहर परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी, तो आप क्या बताओगे कि इस परियोजना के साथ आपकी जो आधारशिला है ना वो रखी थी वायसराय इरविन ने। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, इसकी जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी वायसराय इरविन ने। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो वायसराय है ना इस वायसराय का पद कब बनाया गया। पूछ लिया जाए कि जो वायसराय है इस वायसराय का पद कब बनाया गया, तो आप क्या बताओगे 1858 में बनाया गया। पूछ लिया जाए कि पहला वायसराय कौन था। पूछ लिया जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप बता देना केनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था, केनिंग। और पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो आप क्या बता दोगे माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो आप क्या बता दोगे माउंटबेटन। एकदम क्लियर। अच्छा, अगली बात आती है कि जो गंगा नहर परियोजना है दोस्तों, जो गंगा नहर परियोजना है इसका उद्घाटन कब किया गया। पूछा जाएगा कि जो गंगा नहर परियोजना है इसका उद्घाटन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ना, इसका जो उद्घाटन है ना वो किया गया था 26 अक्टूबर 1927 को। कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1927 को। और किसके द्वारा किया गया था, इरविन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, इरविन के द्वारा। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, जो इरविन है ना इस इरविन ने महात्मा गांधी के साथ, दोस्तों इस इरविन ने महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया था। इस इरविन ने महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया था। और इस दोस्तों ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। इसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता। एकदम क्लियर, समझ आओ दोस्तों, ये जो समझौता हुआ इसे क्या कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता। पहली बात दोस्तों, इस समझौते का एक नाम और है और वो है दो संतों का मिलन। इस समझौते का एक नाम है दो संतों का मिलन। और दोस्तों इस समझौते का एक नाम है दो महात्माओं का मिलन। क्या नाम है, दो महात्माओं का मिलन। ठीक, और एक नाम और है जो आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो गंगा नहर परियोजना है दोस्तों, जो गंगा नहर परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है। पूछा जाएगा कि जो गंगा नहर परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, सतलुज नदी पर। साहब किस नदी पर बनाई गई है, सतलुज नदी पर। और दोस्तों जो सतलुज नदी है ना इसे ऋग्वेद में कहा गया है शतुद्री। दोस्तों जो सतलुज नदी है इस सतलुज नदी को ऋग्वेद में नाम दिया गया है शतुद्री। दोस्तों जो सतलुज नदी है ना इस सतलुज नदी को ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है, शतुद्री। किसको दिया गया है, सतलुज नदी को। किसको दिया गया है दोस्तों, सतलुज नदी को। और क्या नाम दिया गया है, शतुद्री नदी। एकदम क्लियर। तो दोस्तों ये परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर परियोजना है। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि ये जो परियोजना है गंगा नहर परियोजना है, इस गंगा नहर परियोजना का आरंभ कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे कि ये जो परियोजना है ना ये हुसैनीवाला पंजाब, हुसैनीवाला पंजाब में आरंभ होती है। और यहाँ एक बांध बनाया गया है दोस्तों, वहाँ से ये आरंभ होती है। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा दोस्तों कि जो गंगा नहर है ना ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। पूछा जाएगा कि जो गंगा नहर है ये गंगा नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। तो दोस्तों एक गांव है और उस गांव का नाम है सखा गांव।
सखा गांव गंगानगर में, साहब आपके सखा गांव गंगानगर में है। और दोस्तों ये नहर सखा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और पूछा जाए कि सखा गांव कहाँ आता है, श्री गंगानगर में। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो गंग नहर है, इस गंग नहर की लंबाई कितनी है? तो आप क्या बताओगे कि इस नहर की लंबाई है 129 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 129 किलोमीटर। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, 129 किलोमीटर में से दोस्तों 129 किलोमीटर है ना, इस 129 किलोमीटर में से पंजाब में तो है दोस्तों, पंजाब में तो है 112 किलोमीटर। 129 किलोमीटर में से पंजाब में तो है 112 किलोमीटर, समझ जाओगे। और राजस्थान में है 17 किलोमीटर। पंजाब में तो है 112 और राजस्थान में साहब आपकी कितनी लंबाई इसकी? 17 किलोमीटर, समझ जाओगे क्या दोस्तों? ठीक। और दोस्तों पूछा जाए कि जो गंग नहर की उपनहरें हैं दोस्तों, जो गंग नहर है ना दोस्तों, ये जो गंग नहर है, ठीक दोस्तों, इसकी लंबाई तो कितनी हो गई? 129। ठीक। और दोस्तों इस गंग नहर की जो वितरिकाएं हैं दोस्तों, जो गंग नहर की वितरिकाएं हैं, जो उपनहरें हैं दोस्तों, उनकी जो लंबाई है ना वो है 1280 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है? 1280 किलोमीटर लंबाई है। एकदम क्लियर, समझ जाओगे ना। ठीक। गंग नहर की लंबाई तो कितनी है? 129। और इसकी जो वितरिकाएं हैं, जो सब नहरें हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 1280 किलोमीटर। समझ जाओगे क्या अगली बार? ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो गंगानगर है ना, इस गंगानगर को जाना जाता है यांत्रिक कृषि के लिए। किसके लिए जाना जाता है? यांत्रिक कृषि के लिए है। और दोस्तों यहाँ एक कृषि फार्म है जिसका नाम है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। दोस्तों यहाँ एक कृषि फार्म है और उसका नाम है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। समझ जाओगे, जो गंगानगर है इसे जाना जाता है यांत्रिक कृषि के लिए है। और दोस्तों यहाँ एक कृषि फार्म है जिसका नाम है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। ठीक दोस्तों। अच्छा, पूछा जाएगा कि साहब आपके जो सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछा जाए कि जो सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताओगे? 15 अगस्त 1956 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1956 को। और दोस्तों सूरतगढ़ के अतिरिक्त यहाँ एक कृषि फार्म और है और उसका नाम है जेसर यांत्रिक कृषि फार्म। एक फार्म और है और उसका नाम है जेसर यांत्रिक कृषि फार्म। तो दोस्तों जो गंगानगर है ना, ये जाना जाता है यांत्रिक कृषि के लिए। क्लियर। और दोस्तों यहाँ दो यांत्रिक कृषि फार्म है, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म और जेसर यांत्रिक कृषि फार्म। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो साहब आपके गंगानगर है वो किसके लिए जाना जाता है। फिर बात आती है कि जो गंगानगर है वो किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों साहब आपके यहाँ ऊर्जा की बात करते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ ऊर्जा की बात करते हैं तो दोस्तों गंगानगर में सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह है। दोस्तों जो गंगानगर है, इस गंगानगर में सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह है। दोस्तों जो सूरतगढ़ है, यहाँ सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह है। समझ जाओगे दोस्तों, जो गंगानगर है, इस गंगानगर में सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह है। फिर बात आती है कि सब आपके सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की विशेषता क्या है। अच्छा, पहली बात पूछा जाए कि ये किस स्थान पर है? प्रभात नगर में। किस स्थान पर है? प्रभात नगर में। अच्छा, किस गांव में है? तो दोस्तों गांव का नाम है ठुकराना गांव। गांव का नाम क्या है? ठुकराना गांव। समझ जाओगे ना, ये किस स्थान पर है? प्रभात नगर में। और किस गांव में है? ठुकराना गांव में। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि इस सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की विशेषता क्या है। तो आप क्या बताओगे? राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर विद्युत गृह
किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह को राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर ताप विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ को कहा जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात करते हैं हम उद्योग की। तो साहब आपके ध्यान रखना कि जो गंगानगर है ना, इसे जाना जाता है गंगानगर शुगर मिल के लिए। ये यहाँ का साहब आपके प्रमुख उद्योग हैं। एकदम क्लियर। गंगानगर शुगर मिल यहाँ का प्रमुख उद्योग है। ठीक। और पूछा जाए कि दोस्तों कि जो गंगानगर शुगर मिल है ये किस क्षेत्र की है? सहकारी क्षेत्र की है। एकदम क्लियर दोस्तों ना, जो गंगानगर शुगर मिल है ये किस क्षेत्र की है? सहकारी क्षेत्र की है। एकदम क्लियर दोस्तों। जब मैंने आपको जिला धौलपुर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि धौलपुर में धौलपुर ग्लास वर्कर्स का कारखाना है, और धौलपुर ग्लास का जो कारखाना है ना वो गंगानगर शुगर मिल के द्वारा ही संचालित किया जाता है। ये दोस्तों आप ध्यान रखना अच्छी तरह। ठीक। फिर बात आती है कि जो गंगानगर है, इस गंगानगर के प्रमुख मेले कौन से हैं? दोस्तों इस गंगानगर के प्रमुख मेले कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ दो मेले प्रमुख हैं। एक तो है बाबा पंपाराम का मेला। दोस्तों यहाँ दो मेले प्रमुख हैं। एक तो है बाबा पंपाराम का मेला, ये गंगानगर का प्रमुख मेला है। और पूछा जाए कि बाबा पंपाराम का मेला कब भरता है, तो आप क्या बताओगे कि बाबा पंपाराम का जो मेला है वो फाल्गुन माह में भरता है। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि जो बाबा पंपाराम का मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है? फाल्गुन माह में किया जाता है। ठीक। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ एक मेला और भरता है, और दोस्तों उसका नाम है बुड्ढा जोहड़ मेला। यहाँ एक मेला और भरता है और उसका नाम है बुड्ढा जोहड़ का मेला। एकदम क्लियर। और पूछा जाएगा कि इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि इस मेले का आयोजन किया जाता है श्रावण अमावस्या को। इस मेले का था आपके आयोजन कब किया जाता है? श्रावण अमावस्या को किया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि साहब आपके जो गंगानगर है सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियाँ हैं, दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ हैं ये साहब कहाँ चलती हैं? गंगानगर में। समझो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती हैं? गंगानगर में। पहली बात। दूसरी बात, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो भी कहाँ होती है? गंगानगर में। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों वो भी कहाँ होती है? गंगानगर में। समझ जाओगे ना दोस्तों, सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर में, और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भी कहाँ होती है? गंगानगर में। ठीक। अच्छा दोस्तों, राजस्थान का प्रथम बायोगैस, दोस्तों राजस्थान का प्रथम बायोमास गैस आधारित कारखाना, गैस आधारित विद्युत ग्रह, बायोमास गैस आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना भी साहब आपके कहाँ हुई थी? गंगानगर में। कहाँ हुई थी? गंगानगर में। और दोस्तों हाल ही में कुछ दिनों पहले जो गंगानगर है ना साहब आपके ये प्रसिद्ध था, और दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध था? घड़साना कांड के लिए। एकदम क्लियर दोस्तों, कुछ दिनों पहले साहब आपके यहाँ एक घटना हुई थी जिसका नाम था घड़साना कांड। क्लियर दोस्तों, हाल ही में साहब कुछ दिनों पहले गंगानगर घड़साना कांड के लिए भी चर्चा में रहा था। और पूछा जाए कि घड़साना कांड कब हुआ था? पूछा जाए कि घड़साना कांड कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को। पूछा जाए घड़साना कांड कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को। और पूछा जाएगा कि इस घटना की जांच किसके द्वारा की गई थी? केजरीवाल जांच आयोग के द्वारा। एकदम क्लियर। इस घटना की जांच के लिए केजरीवाल जांच आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? केजरीवाल जांच आयोग का गठन किया गया था। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। दोस्तों ये था हमारा गंगानगर और गंगानगर की विशेषताएं। एकदम क्लियर दोस्तों। एक बार दोस्तों आप अच्छी तरह समझ जाना, ये गंगानगर के प्राचीन नाम और जनपद काल, जनकाल और महाजनपद काल। ठीक दोस्तों, यहाँ तक तो
स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरह, मैंने अच्छी तरह समझाया आपको। ठीक, ये दोस्तों गंगानगर का प्राचीन नाम बीकानेर रियासत में था और उसकी सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक, ये भौगोलिक विशेषताएं दोस्तों मैंने पूरी बता दी है आपको, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की स्थिति में बहुत अच्छी तरह समझाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, रेड क्लिफ रेखा के बारे में जितने सब सामान्य क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताए हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, और सब आपके उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये भी मैंने आपको बताया है अच्छी तरह। ठीक, गंगानगर साहब आपके पाकिस्तान को स्पर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा वाली बात मैंने अच्छी तरह आपको बता दी है मेरे मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ कहाँ से होता है, कैसे होता है, परिवहन, सड़क, नदी, मिट्टी, इन पे हम चर्चा कर चुके हैं। पशुपालन में दोस्तों मैंने बहुत अच्छी चर्चा की है, इनको बहुत अच्छी तरह आप याद भी रखना दोस्तों। ठीक, गाय के बारे में मैंने आपको बताया है। भेड़ के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, जब अगर कभी भेड़ आएगी तो। ठीक, जल परियोजनाओं के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, गंगा नहर को पढ़ चुके हैं, और दोस्तों हम इसके अलावा आपके सूर्य ग्रह की सामान्य विशेषताओं को पढ़ चुके हैं। तो मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, भविष्य के साथ आपके राजकीय कर्मचारियों, ये था हमारा बीकानेर संभाग का दूसरा जिला गंगानगर। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको सार्थक लगा होगा। अगर आपको कहीं भी मेरे प्रयासों में कमी लगती है तो आप एक सच्चे और अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए संजीवनी का काम करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं, मुझे उत्साहित करते हैं, और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को, काव्य क्लासेस के वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो आपके दोस्तों को शेयर किए हैं और इनको पढ़कर अगर आपके दोस्त पास होते हैं, जीवन में और अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप उस विद्यार्थी के लिए इस धरती पर ईश्वर तुल्य हैं। आप जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति करें, उन्नति करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।